नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट से बेटर एसेट क्लास और कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने रिटर्न्स इक्विटीज़ दे सकती हैं उतना ना तो गोल्ड दे सकता है, ना प्रॉपर्टी दे सकता है, ना और कोई एसेट क्लास दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, और वो म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेते हैं अपने वेल्थ को ग्रो करने में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ज़्यादातर बैंक एफडी के इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, या बाकी जो फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया तो बस हमारा काम खत्म हो गया, अब जो जिम्मेदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की है और अब हमें आराम से बैठ के सिर्फ रिटर्न्स कमाने हैं। लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का भी एक तरीका होता है और उसको रिटर्न्स को जो इन्हांस करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न कमाना। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होगा या उसका जो तरीका है फंड्स में इन्वेस्ट करने का, या उसका जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है वो अगर सही नहीं होंगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होगा, तो आपको कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। या तो रिटर्न्स कम मिलेंगे, या हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स भी मिलें, और फंड मैनेजमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा वीडियो का, तो ये भी आप ज़रूर देखिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जो है अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है तो वो पार्ट भी देखिए, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें आप ये समझिए कि हम इसमें बात करेंगे कि डेट्स कैसे चुनी जानी चाहिए म्यूचुअल फंड्स की, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स जो हैं वो बेटर मिलें। तो इसका भी एक साइंटिफिक तरीका है डेट्स को सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स की जो डेट्स होती हैं अलग अलग, एसआईपी की, मतलब हम सिर्फ एसआईपी की बात कर रहे हैं, लमसम की बात नहीं कर रहे। तो एसआईपी की जो अलग अलग डेट्स म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, सारे म्यूचुअल फंड सारी डेट्स ऑफर नहीं करेंगे, बट मोस्टली जो डेट्स ऑफर होती हैं वो ये हैं: 1st, 5th, 7th, 10th, 14th, 15th, 20th, 21st, 25th, 28th और 30th। तो ये सारी डेट्स पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपने एसआईपी की डेट्स रखना अलाउ करते हैं। अब आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे और आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो एजेंट्स को कमीशन मिलती है और वो आपके एनएवी में से एडजस्ट होती है। तो इसीलिए एजेंट जो हैं उनका कोशिश ये करते हैं वो कि जल्द से जल्द आपसे पैसे वसूली करने, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो सैलरी क्लास होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास जो पैसे हैं वो महीने के पहले कुछ दिनों में आते हों, चाहे सैलरी है जैसे फॉर एग्जांपल एंड ऑफ द मंथ तक आ जाती है, या फर्स्ट फ्यू डेज में आ जाती है, फर्स्ट तक, या जो भी है। तो या कुछ और भी पैसे जो हैं वो पहले कुछ दिनों में आ जाते हैं। तो जो एजेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि आपके पहले 7 दिन के अंदर अंदर ही इन्वेस्टमेंट करा दें, या पहले 15 डेज में करा दें। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ इन्वेस्ट करें, तो वो लोग जो हैं वो डेट्स चूज़ करते हैं 25 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख। तो ऐसा तरीका सही नहीं है, मैं आपको सही तरीका बता देता हूं। लेकिन उसके लिए 3 स्टेप समझने ज़रूरी हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप अच्छे से अपने म्यूचुअल फंड की डेट को सेलेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। तो मान लीजिए 100 यूनिट्स अलॉट हुए, 100 यूनिट्स लोगों ने खरीदे और हर यूनिट की फेस वैल्यू थे 10-10 रुपए। तो फंड का जो कलेक्शन हुआ म्यूचुअल फंड का वो हुआ 1000 रुपए का, 10 रुपए के 100 यूनिट्स। अब उसमें से 800 रुपए के तो उन्होंने स्टॉक्स खरीद लिए और 200 रुपए उन्होंने रिजर्व में रख लिए एक्सपेंसेस के लिए, या बाकी कुछ और अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो इस तरह से टोटल वैल्यू जो 1000 की है वो ऐसे यूटिलाइज हो गई कि 800 रुपए के स्टॉक्स और 200 रुपए कैश। अब उसको जब एनएवी जब आपको निकालनी होती है तो आप इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी स्टॉक्स की वैल्यू और जो रिजर्व में कैश पड़ा होता है उसको, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। तो इस केस में जो टोटल फंड वैल्यू है वो 1000 है और जो यूनिट्स हैं वो 100 हैं, तो आपकी एनएवी जो है वो हो गई 10 रुपए की। अब मान लीजिए जो 800 रुपए के स्टॉक्स खरीदे ये बढ़ के हो गए 1000 रुपए के,
और 200 रुपए के जो आपके जो रिजर्व में रखे थे, एक थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि वो 200 रुपए अनटच रहे, वो कहीं खर्च नहीं हुए। हालांकि सैलरीज में या और कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनमें खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि उनमें से बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ। तो अब फंड की जो वैल्यू है वो हो गई 1000 रुपए के स्टॉक्स और 200 रुपए का कैश, और यूनिट्स रहे 100 के 100। मान लीजिए और किसी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करी और यूनिट्स नहीं बढ़े, तो अब जो NAV है वो हो जाएगी 1000 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 12 रुपए की NAV हो जाएगी। उसमें से अगर कुछ खर्चा होता है तो 200 रुपए से अगर 100 रुपए रह जाते हैं तो 1000 प्लस 100 हो गए 1100 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, तो NAV हो गई 11 रुपए। और अगर बाद में फंड की वैल्यू जो है वो 1000 रुपए से बढ़ के 1100 हो जाती है या घट के 900 हो जाती है, तो NAV उस हिसाब से एडजस्ट होके ऊपर या नीचे हो जाएगी। तो ये तो हो गया NAV कैसे निकाली जाती है। सो दैट इज पार्ट 1। दूसरा आपको ये समझना है कि कैंडल होता क्या है। तो ये आपको मैं इसलिए अभी इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स यूज होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और कैंडल होते हैं या तो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल। तो पहले मैं आपको ग्रीन कैंडल का समझा देता हूं। तो ये देखिए, ये है इमेज ग्रीन कैंडल की। तो इसमें एक बॉडी होती है और एक शैडोज होते हैं। तो शैडोज हैं, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है, और ये जो ग्रीन कलर की जो पोर्शन है वो है इसकी बॉडी। तो जो नीचे का जो पार्ट है, जहां से ये वाला पार्ट जो है, इसको बोला जाता है ओपनिंग ऑफ द कैंडल। और ये उसके बाद में लोअर शैडो बनता है अगर जो इंडेक्स है ये नीचे जाता है और उसके बाद राइज करता है स्टॉक या इंडेक्स, तो कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बनती जाती है। और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट टच करके जब नीचे आती है तो एक पॉइंट होता है जहां पे जो बॉडी एंड हो जाती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। तो इस तरह से कैंडल जो है वो ओपनिंग और मतलब ग्रीन कैंडल का इस तरह से पार्ट बनता है। सिमिलरली अब मैं आपको समझाता हूँ रेड कैंडल क्या होता है। तो ये है बॉडी रेड कैंडल की, ये है रेड कैंडल। इसमें बॉडी जो है आप देख सकते हैं रेड कलर की है और उसमें भी अपर और लोअर शैडोज हैं। कई बार शैडोज नहीं भी होते हैं, बट हम उस पार्ट को स्किप कर देते हैं क्योंकि मोस्टली शैडोज होती हैं। अगर आपको और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। तो उसको आप डिटेल में जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने तरह की कैंडल्स होती हैं, उनका क्या पर्पस होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो अब रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग जो है वो होती है ऊपर और क्लोजिंग होती है नीचे, और ग्रीन कैंडल में ओपनिंग होती है नीचे और क्लोजिंग होती है ऊपर। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो रेड कैंडल में शुरुआत हुई ऊपर से और धीरे धीरे करके जब स्टॉक या इंडेक्स नीचे आता गया तो कैंडल की बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आती गई और रेड कैंडल बन गई। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये था कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में शुरुआत में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब कैंडल ऊपर जाने लगे तो आपका जो स्टॉक की जो NAV की वैल्यू है वो बढ़ती रहे, क्योंकि जब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी या इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो NAV है वो बढ़ेगा। सिमिलरली अगर एक रेड कैंडल बन रही हो तो उस समय आपको एंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो वैल्यू होती है इंडेक्स की या स्टॉक की वो लोएस्ट होती है। तो आपको खरीदना कब है, जब स्टॉक लोएस्ट हो, और बेचना कब होता है, जब स्टॉक हाईएस्ट हो। तो उसी तरह से जब ग्रीन कैंडल हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, और रेड कैंडल हो तो आपको सबसे बाद में इन्वेस्ट करना है। ये दूसरी बात समझने की थी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो या तो लार्ज कैप होते हैं या मिड कैप होते हैं या स्मॉल कैप होते हैं या मल्टी कैप होते हैं। तो ऐसे में वो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, जैसे लार्ज कैप जो फंड म्यूचुअल फंड होगा, लार्ज कैप स्कीम अगर होगी तो वो लार्ज कैप इंडेक्स में से ही अपने स्टॉक्स उठाएगा। सिमिलरली जो मिड कैप फंड होगा वो मिड कैप इंडेक्स से अपने स्टॉक्स उठाएगा, और जो स्मॉल कैप फंड होगा वो स्मॉल कैप इंडेक्स से अपने स्टॉक्स उठाएगा। तो स्टॉक्स की मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स के हिसाब से चलें, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने अच्छे स्टॉक्स उठाए होंगे और वो इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे, वो इंडेक्स को ड्राइव करेंगे। तो अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि वही स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे होंगे जो म्यूचुअल फंड के पास होंगे। सिमिलरली जब इंडेक्स नीचे गिर रहा होगा तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के पास हैं हो सकता है वही सबसे ज्यादा नीचे गिर रहे हों। तो ऐसे में हम इंडेक्स के, अगर हम इंडेक्स को भी ट्रैक कर लें, इंडेक्स को भी फॉलो कर लें, तो भी हमारे जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे बन सकते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो SIP है उसकी डेट्स पॉज भी की जा सकते हैं, यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रोकी भी जा सकती है कुछ समय के लिए।
या उसको उन डेट्स को बदला भी जा सकता है। तो उसका मैं आपको पर्पस समझा देता हूं ये बात बताने का कि अगर अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म है जो कि नॉर्मली होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमीज बढ़ती रहेंगी और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते रहेंगे, उनका प्राइस ऊपर जाता रहेगा और इंडेक्स भी जो है उसका भी प्राइस ऊपर जाता रहेगा। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये रहता है कि आप इंडेक्स के पहले पहले 2-4 दिन छोड़ दें, लेकिन 5th या 7th के बीच में आप सिप की डेट रखें। बिटवीन 5th एंड 7th, या तो 5th सेलेक्ट कर सकते हैं या 7th सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि महीने के शुरुआत में इंडेक्स एक ओपनिंग लेवल पे खुलता है। आपको याद है मैंने कैंडल्स दिखाई थी, तो उसमें आप ये देखिए ये ओपनिंग लेवल हो गया। उसके बाद हो सकता है इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आए, एक लोअर शैडो बनाए, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो। तो ये सब जो काम है ये पहले 5-7 दिन में हो जाएगा, यानी कि जो लोअर शैडो बन रहा है वो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो नीचे का जो शैडो है वो बना लेगा कुछ दिन में और उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले 5 से 7 दिन में आप अपनी सिप की डेट रखें। ये इसलिए नहीं है क्योंकि एजेंट ने बोला है, ये इसलिए क्योंकि एक ये प्रिंसिपल है जिसमें आपके रिटर्न आप बेस्ट एनएवी कैच कर पाएंगे। दूसरी बात यह है इसमें आपका रफली एक जो मंथली पैटर्न है रफली वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा कि रेड कैंडल बन रही है या ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये भी एक इस्टेब्लिश हो जाएगा। और ज़्यादातर अगर ट्रेंड ऊपर का होगा तो कैंडल जो इंडेक्स की है वो ऊपर की बनेगी, तो ग्रीन कैंडल बननी चालू मोस्ट प्रॉब्ली हो चुकी होगी पहले 5 से 7 दिनों में। तो इसीलिए आप लोएस्ट वैल्यू पे एनएवी को पकड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट को रखते हैं अपने एनएवी की डेट तो वो ओपनिंग पॉइंट तो होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो लोएस्ट पॉइंट हो और ये भी जरूरी नहीं है कि वो कैंडल अपवर्ड बननी शुरू हो चुकी हो, क्योंकि उसके बाद वो कैंडल नीचे भी आएगी और उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगी। तो ये तो हो गया जब इंडेक्स ऊपर जा रहे हो। अब जैसे अगर हम बात करें 2008 में जो फॉल आई थी, 2008-9 में काफ़ी तेज़ी से इंडेक्स गिरा था लगभग 70%। या अगर हम लास्ट ईयर की बात करें मार्च अप्रैल की, तो इंडेक्स एक ही महीने में काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया था कोरोना की वजह से। तो अगर वो जो फॉल है वो शॉर्ट टर्म फॉल है तो आप अपनी सिप को पॉज कर सकते हैं, यानी कि उस महीने आपका जो कटना है एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कटना है, वो ना कटे, ताकि जब इंडेक्स नीचे जा रहा हो तो उस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट रोक दें। क्योंकि जब इंडेक्स नीचे जा रहा होगा तो आप ऊपर आपकी एनएवी जो है आपकी ऊपर के लेवल पे कटेगी, क्योंकि आपकी जो सिप की डेट है मान लीजिए अगर 5th to 7th की डेट है तो वो ऊपर की हाईएस्ट पॉइंट पे कटेगी और उसके बाद पूरा महीना जो है वो एनएवी गिरती रहेगी, तो आपका नुकसान होगा। तो अगर आपको करना ही है इन्वेस्ट तो आप उस समय या तो होल्ड कर लीजिए ताकि इंडेक्स आप गिरने दें ताकि एनएवी नीचे आ जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये या 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10,000 रुपये आपकी एसआईपी का अमाउंट है, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स कब मिलेंगे? जब एनएवी कम से कम होगी, और अगर आपने ज़्यादा एनएवी पे लगाया तो आपको यूनिट्स मिलेंगे कम। तो इसीलिए सबसे बेस्ट रहता है कि लोएस्ट एनएवी पे आप अपने पैसे लगाएं। तो लोएस्ट एनएवी जब मार्केट ऊपर जा रही है तो होगी शुरुआत में, और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो लोएस्ट एनएवी होगी सबसे एंड में, क्योंकि उस समय इंडेक्स नीचे आ रहा होगा तो स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही होगी, इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही होगी। तो इसलिए आपको बाद में लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो फॉल सिर्फ 1 महीने 2 महीने की नहीं है, अगर लंबे समय तक फॉल हो सकती है, जैसे अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है, लेकिन शायद उस तेज़ी से ना जाए जैसे पिछले साल गई थी। जैसे 2008-9 में कई महीनों तक लग गए थे उसको 70% नीचे आने में, तो शायद वो फॉल इस बार भी ऐसी ही हो, एकदम शार्प ना हो, 1 महीने वाली 2 महीने वाली। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि आप जो है अपने इंडेक्स की डेट्स को 25 के आसपास रखें। वो इसलिए क्योंकि पहले शुरुआत में इंडेक्स शायद गिर रहा होगा, तो आपको एनएवी जो है वो लोएस्ट सबसे एंड में मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत के दिनों में इंडेक्स ऊपर होगा और गिरते 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 जब वो नीचे आएगा तो एनएवी भी गिरते गिरते नीचे आएगी। और वो इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि 25 की डेट को, क्योंकि उसके बाद में लोअर शैडो बनना शुरू हो जाएगा तो इंडेक्स हल्का सा रिट्रेस कर सकती है आखिरी के 2-4 दिनों में। तो जो लोअर शैडो है वो अगर बना तो वो आखिरी के कुछ दिनों में बनेगा, इसीलिए आपको जो लोएस्ट पॉइंट मिलेगा वो शायद रफली 25 तारीख के आसपास मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप वॉचफुल रहेंगे, देखिए ये तो जैसे कोरोना है ये सबको पता था। सिमिलरली 2008 में मार्च अप्रैल तक इंडिकेशंस मिल चुके थे कि यहाँ पे एक बड़ा बम यूएस में फट चुका है और सबप्राइम मार्केट का।
तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो हमें पता होती हैं इनके लिए हम प्लान कर सकते हैं। कोरोना लास्ट ईयर फरवरी मार्च तक पता लग गया था हमें कि कोरोना जो है ये फैल चुका है। तो ऐसे केस में हमें पता होना चाहिए था या हमें अनुमान लगा लेना चाहिए था कि मार्केट नीचे गिरने वाली है। तो हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं या हम अपने जो सिप की डेट है उसको पीछे के दिनों में रख सकते हैं, क्योंकि उस समय ये नहीं पता था कि फॉल जो है वो एक ही महीने में इतनी शार्प होगी और उसके बाद तेजी से मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो जब आप देखें कि मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है तो आप अपनी सिप की डेट को वापस बदल के शुरुआत के दिनों में ला सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाने लगे, ताकि आप लोएस्ट NAV पे पकड़ें। तो ये थे हमारा टेक्निक, जिस तरह से हम अपने NAVs को कम से कम रेट पे लेके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ले सकते हैं, और जितने ज़्यादा यूनिट्स आएंगे आपके उतना ही आपकी SIP की जो रिटर्न्स हैं वो अच्छी होगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे NAV को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो चाहे आप मार्केट एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करना चाहते तो, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे ही सहारा लेना चाहते हैं तो कम से कम इतना करिए ताकि आपके रिटर्न जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में भी शौक रखते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में आप अपने रिटर्न्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं जो बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं। तो उनमें आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा लिए बिना खुद ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने जो पैसे हैं वो डायरेक्ट इक्विटी में लगा सकें और खूब सारे रिटर्न्स बना सकें। क्योंकि जितने आपके रिटर्न्स डायरेक्ट इक्विटी में खुद से इन्वेस्ट करके बन सकते हैं बिना म्यूचुअल फंड का सहारा लिए हुए, वो म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं दे सकता, ये बात यकीन मानिए। लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टेक्निक होना जरूरी है, अच्छी गाइडेंस होना जरूरी है। तो उसके लिए अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। ये अगर आप पार्ट लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में और पार्ट लगाते हैं डायरेक्ट इक्विटी में तो आप जो है उसमें भी आप अपने रिटर्न जो हैं वो बढ़ा पाएंगे अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस देखेंगे। तो ये था हमारा वीडियो का पूरा सार। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और यूजफुल साबित होगी और आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे जो आप अभी तक कमा रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।